आइए बेटा, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इनकम अंडर द हेड ऑफ हाउस प्रॉपर्टी, जो सेक्शन 22 से लेके 27 तक कवर किए जाते हैं। अब सेक्शन 22 से 27 में क्या क्या कवर किया जाता है वो चेक कर देते हैं। हमारे पास सेक्शन 22 से लेके 27 तक आपके पास 23, 24, 25, 26, ये सारे के सारे 27 तक यूज़ किए जाते हैं। इन सब को हम वन बाय वन एक एक चीज़ को समझेंगे और क्लियर करेंगे कि किस तरीके से ये चीज़ें कवर होती हैं। तो सबसे पहले मैं जो कवर करने जा रहा हूँ आपको, वो करने जा रहा हूँ सेक्शन 22। ये सेक्शन 22 क्या होता है, किस तरीके से होता है, इसके बारे में बात करते हैं। देखिए बेटा, अब सेक्शन जो 22 है वो किस बारे में बात करता है, ये चार्जेबिलिटी के बारे में बात करता है। इनकम ऑफ अंडर द हेड ऑफ हाउस प्रॉपर्टी सेक्शन 22 के अंदर ये चीज़ यूज़ होती है। अब इसके अंदर मैं कुछ पॉइंट्स लिखवा रहा हूँ आपको, वो चीज़ को ध्यान से समझिएगा और नोट आउट करिएगा। देखिए ध्यान से क्या होता है। इनकम फ्रॉम लेटिंग आउट ऑफ हाउस प्रॉपर्टी इज चार्जेबल टू टैक्स अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी। अब बड़े ध्यान से समझिए क्या बताया जा रहा है कि जब आप कोई भी चीज़ लेट आउट करेंगे तो वो जो हाउस प्रॉपर्टी लेट आउट की जाएगी वो अंडर द हेड ऑफ किसके आएगी मेरे बच्चे? हेड ऑफ द हाउस प्रॉपर्टी। ये बड़े ध्यान से समझने वाली बात है। इसमें एक नई चीज सीखिए। इफ द इनकम इज फ्रॉम सेल और परचेज ऑफ हाउस प्रॉपर्टी, it will be taxable under the head capital gains। बच्चे ये ध्यान रखिए, अगर वो क्या काम करता है, वो काम इनकम जो है ना आपने अर्न करा है, वो काम क्या है? सेल और परचेज का है। किसका? हाउस प्रॉपर्टी का। वो टैक्सेबल होगी अंडर द हेड ऑफ कैपिटल गेन। बहुत तीन चीज़ें जो है याद रखने वाली है। लेटिंग जो आपने करा, सेल परचेज करा, ठीक है, तो वो सेल परचेज कहाँ जाएगा? कैपिटल गेन के अंदर जाएगा। नेक्स्ट चीज समझिएगा। इफ द सेल और परचेज is part of a business, income is taxable under the head business profession। बेटे यहाँ पर जो मैं चीज़ बताने जा रहा हूँ, ये कह रहा हूँ कि सेल और परचेज तो करते हैं, लेकिन आपका वो बिजनेस का हिस्सा है। अगर वो बिजनेस का पार्ट है तो वो क्या बन जाएगा? वो बन जाएगा आपका इनकम टैक्सेबल अंडर द हेड ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन। तो तीन चीज़ें आपने सीख ली। इसमें आपने देखा कि ये लाइटिंग के लिए होगा तो अंडर द हेड ऑफ हाउस प्रॉपर्टी आएगा, सेल परचेज के लिए होगा तो कैपिटल गेन के लिए आएगा। लेकिन सेल परचेज अगर आपका काम है, बिजनेस है, तो वो कहाँ चला जाएगा? बिजनेस प्रोफेशन के अंदर चला जाएगा। बात समझ में आ रही है? अब बड़े ध्यान से समझिएगा, लिखिए पॉइंट्स। हाउस प्रॉपर्टी shall include all types
of house properties. Just like residence, houses, shops, godown, cinema, building, workshop, building, होटल, बिल्डिंग, एक्सेट्रा। बच्चे फिर आपके हमारे दिमाग में आता है कि हाउस प्रॉपर्टी क्या होता है। मैंने आपको बताया कि हाउस प्रॉपर्टी में ये सारी चीज़ें इंक्लूड की जाती है। रेजिडेंशियल हाउस आएंगे आपके, शॉप्स आएंगे आपकी, गोडाउन्स आएंगे आपके, सिनेमा बिल्डिंग्स आ जाएंगी, वर्कशॉप बिल्डिंग आ जाएंगी और होटल बिल्डिंग एक्सेट्रा। इस तरीके की जो बिल्डिंग्स होती हैं वो कहाँ इंक्लूड की जाती हैं? वो सारी की सारी आपकी हाउस प्रॉपर्टी में इंक्लूड की जाती हैं। एक चीज़ और नोट करिएगा, the term house property shall include not only the building but also the land, patent, thereto, बेटे आपकी जो भी हाउस प्रॉपर्टी है उसके साथ साथ अगर इसमें ना केवल बिल्डिंग ऐड की जाएगी, उसके साथ साथ अगर कोई लैंड भी इंक्लूड होता है, जुड़ा होता है, अगर वो भी आप रेंट पे देते हैं, वो भी क्या हो जाएगा? आपका हाउस प्रॉपर्टी में कैलकुलेट किया जाएगा। मतलब आपकी अगर इस तरीके से कोई बिल्डिंग है बच्चे, और इस बिल्डिंग के साथ आपके पास कोई लैंड है, ये जो लैंड है, ये लैंड भी जो है इसी का पार्ट माना जाएगा, और इसको भी अगर आप रेंट पे देते हैं तो ये क्या कहलाएगा? आपका हाउस प्रॉपर्टी के अंदर कहलाएगा। इसके अंदर आप एक चीज और लिख लीजिएगा, द टर्म हाउस प्रॉपर्टी shall include even any open land which is part and parcel of building। यानी कि जो भी आपकी हाउस प्रॉपर्टी है उसके साथ जो इंक्लूड मैंने आपको बताया लैंड है, वो लैंड भी क्या कहलाएगा? वो उसका पार्ट भी अगर है तो वो सारी की सारी बिल्डिंग का पार्ट भी है, तो वो सारी की सारी उसके से जो भी आप इनकम अर्न करेंगे वो सारी की सारी इनकम हाउस प्रॉपर्टी में इंक्लूड की जाएगी। आई बात समझ में? इसको मैं आपको एक एग्जांपल से समझाने की कोशिश करता हूँ। एग्जांपल लिखिएगा, लिखिए, मिस्टर राम has one big house and it include vast open area with in its boundary। एक बेटा मेरे बच्चे, एक हाउस है आपके,
मिस्टर राम के पास बहुत बड़ा सा, ठीक है। यहाँ पर आपके पास एक बॉन्डेड है, बाउंड्रीज हैं, उस बाउंड्रीज के साथ कोई लैंड है। अब मिस्टर राम ने क्या करा, द हाउस हैज बीन let out at a rent of rupees 1 lakh per month, out of which rent of rupees 25,000 per month is attributable to the open land। मेरे बच्चे उन्होंने क्या करा कि ये वाला हिस्सा तो उन्होंने क्या करा 1 लाख रुपीस पर मंथ पे दे दिया, और ये वाला जो हिस्सा है आपके पास ये दे दिया गया है 25,000 पर मंथ के हिसाब से। तो इन दिस केस क्या होगा, इन दिस केस एंटायर रेंटल income is taxable under the head house property। बात समझ में आ गई। तो ये सारे की सारी की जो इनकम आएगी, ये दोनों को इंक्लूड करके जो इनकी इनकम बनेगी वो कहाँ इंक्लूड कर ली जाएगी, हेड कहाँ पे, हाउस प्रॉपर्टी में। ठीक है बेटा, यहां तक चीज समझ में आ रही है, बड़े ध्यान से समझिएगा, एक एक चीज को आप नोट करते चले जाइएगा। बात समझ रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट मैं आपको समझाता हूं कि वो क्या है। इफ एनी इनकम या इफ एनी पर्सन लिखेगा हैज let only land which is not essential part of any building। Income is taxable under the head other sources। अब मेरे बच्चे, अगर कोई पर्सन लेट आउट करता है किसी लैंड को, लेकिन वो जो लैंड है वो पार्ट नहीं है किसका, बिल्डिंग का, तो उसके अंदर जो इनकम अर्न की जाएगी वो कहाँ चली जाएगी, वो चली जाएगी हेड ऑफ अदर सोर्सेज। क्लैरिटी हो गई, यहाँ पर वो पार्ट नहीं है। इसका भी मैं आपको एक एग्जांपल बता देता हूँ। एग्जांपल देखिएगा, एग्जांपल है मिस्टर माधव हैज one big piece of land which is let out for arranging
exhibition or for the purpose of marriage, parties, etc. Rent received or receivable is taxable under the head other sources. ठीक है मेरे बच्चे, अब बड़े ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा कि अगर जिस मिस्टर माधव के पास एक बिग पीस है किसका, लैंड का, वो किसी बिल्डिंग के साथ मेरे बच्चे अरेंज नहीं है, तो वो अलग से है, तो उन्होंने क्या करा, उसको किसी प्रदर्शनी के लिए, किसी मैरिज पार्टी के लिए रेंट पर दे दिया। तो वो जो रेंट रिसीव्ड होगा ना मेरे बच्चे, यहां पर जो रेंट रिसीव्ड होगा ना, वो रेंट कहां जाएगा, वो जाएगा हेड अदर सोर्सेज पर। किसके अंडर चला जाएगा, अंडर द हेड ऑफ अदर सोर्सेज पर। ये चीज आपने ध्यान रखनी है, इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ बिल्डिंग। समझ रहे हैं? तो उस तरीके से जो भी आपके पास इनकम आएगी या जो भी आपके पास रेंट आएगा, वो कहां चला जाएगा, हेड ऑफ अदर सोर्सेज के अंदर। ठीक है, समझ पा रहे हैं? अब नेक्स्ट चीज समझिएगा बच्चे। नेक्स्ट पॉइंट जो है वो ये क्या है आपके पास, इनकम फ्रॉम बिजनेस ऑफ लेटिंग आउट हाउस प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी हेल्ड एज स्टॉक इन ट्रेड। इन केस में क्या क्या होता है, देखिए ध्यान से। इफ एनी पर्सन इज होल्डिंग हाउस प्रॉपर्टी as stock in trade such that for sale purchase of house property income shall be taxable under the head business profession। बेटे यहां पर मैं जो चीज समझाने जा रहा हूं वो ध्यान से सीखिएगा। एनी पर्सन होल्डिंग करता है हाउस प्रॉपर्टी को, स्टॉक में रखा हुआ है, सही है जी, फॉर किसके लिए, सेल और परचेज हाउस प्रॉपर्टी को, तो इससे जो भी इनकम आएगी, मेरी बात समझ रहे हैं, तो वो जो होल्डिंग अगर करके रखता है ना, किस लिए होल्ड करा था, बेचने के लिए, खरीदने के लिए, जो ये चीज करता है वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है, उससे जो भी इनकम आती है वो द हेड ऑफ बिजनेस प्रोफेशन चला जाता है। बात समझ पा रहे हैं? ठीक है बच्चे, वो बिजनेस प्रोफेशन में चला जाता है। इसके साथ ही एक चीज और देखिएगा, सिमिलरली if any person has business of letting out of house property, income shall
be taxable under the head business provision, बिजनेस प्रोफेशन। बेटे ये ध्यान रखिए कि अगर आपने इसमें क्या बताया है मैंने, इफ एनी पर्सन हैज बिजनेस ऑफ लेटिंग आउट ऑफ हाउस प्रॉपर्टी, आपका काम है, सही है बेटा, बिजनेस है, तो इससे जो भी इनकम आएगी वो कहाँ चली जाएगी, द अंडर द हेड ऑफ बिजनेस प्रोफेशन। बात समझ रहे हैं? इसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूं मेरे बच्चे, ये देखिए ध्यान से, एक एग्जांपल, ये एग्जांपल है आपके पास, देखिए, माधव लिमिटेड इज होल्डिंग 500 flats for the purpose of letting out. Income shall be taxable under the head business profession। यहां पे क्या बताया कि अगर माधव लिमिटेड ने होल्ड कर रखे हैं 500 फ्लैट्स, क्या पर्पस है? पर्पस है भैया लेटिंग आउट का, तो इनकम कहाँ आएगी? इनकम शैल बी टैक्सेबल अंडर द हेड ऑफ बिजनेस प्रोफेशन। बात समझ पा रहे हैं? तो यहाँ होल्डिंग हो रही है बेटा, बात समझ रहे हैं? इसी के तरीके से एक चीज और समझिएगा, अगर इफ any person is holding house property for the purpose of sale purchase, but it has been let out of some time, income shall be taxable under the head house प्रॉपर्टी। बेटे सिमिलरली बात को ध्यान से समझने की एक बात समझो, अगर कोई पर्सन होल्डिंग करता है क्या, हाउस प्रॉपर्टी को, सही है, फॉर द पर्पस क्या है उसका, सेल परचेज, बट किसी कारण से किसी तरीके से वो हैज बीन क्या कर लेता है, लेट आउट द सम टाइम के लिए लेट आउट कर देता है उसको, तो इनकम जो भी टैक्सेबल होगी वो कहाँ जाएगी, वो जाएगी अंडर द हेड ऑफ हाउस प्रॉपर्टीज। ये पॉइंट बहुत जरूरी है जो मैं आपको बता रहा हूं, इनको ध्यान में रखिएगा। आगे देखिए बेटा, मैं आपको चीज समझाता हूं। बेटे इसके बाद मैं आपको एक चीज समझा रहा हूं, क्या चीज है कि आप किस तरीके से कंप्यूटेशन ऑफ इनकम अंडर द हेड ऑफ हाउस प्रॉपर्टी, इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, कैसे निकालेंगे, वो चीज मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले मेरे बच्चे आपको लेना है ग्रॉस एनुअल वैल्यू, जिसको आप जीएवी से डिनोट कर सकते हैं। इसके बाद इसमें से लेस करेंगे हम क्या, म्युनिसिपल टैक्सेस। लेस करने के बाद जो वैल्यू निकल के आएगी उसको हम बोलते हैं बेटा नेट एनुअल वैल्यू, जो
NAV से बोला जा सकता है। इसमें से बेटे बेटे लेस किए जाते हैं, कुछ डिडक्शंस हैं, वो डिडक्शन अंडर द सेक्शन कहाँ आती हैं, ये 24 के अंदर आती हैं। ये जो 24 के अंदर सेक्शन आती हैं उनमें कौन कौन सी हैं? एक है आपकी स्टैच्यूटरी डिडक्शन, जिसे आप स्टैंडर्ड डिडक्शन, ये बेटा फ्लैट 30% लगती है किसकी? NAV की। ये सेक्शन 24A में कवर की जाती है। ऐसे ही बेटा इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल है फॉर कंस्ट्रक्शन एक्सेट्रा के लिए, ये सेक्शन 24B के अंदर कवर की जाती है। ये दोनों डिडक्शन जब आप माइनस कर लेते हैं, जब आपके पास फाइनल रिजल्ट आता है द इनकम अंडर द हेड ऑफ हाउस प्रॉपर्टी, वो कहाँ कैलकुलेट की जाती है बेटे? वो इनकम आती है अंडर द हेड ऑफ हाउस प्रॉपर्टी। ये आपका फॉर्मेट है मेरे बच्चे, इसके हिसाब से हम चीज को करेंगे। अब हम एक एक चीज पॉइंट को समझने की, वैल्यू को समझते हैं कि भाई ये ग्रॉस एनुअल वैल्यू क्या है, इसके बारे में बात करते हैं। ध्यान से देखिए, हमारे पास एक चीज आती है कि राइट अ नोट ऑन कंप्यूटेशन ऑफ इनकम ऑफ अ पर्पस हाउस प्रॉपर्टी विच इज लेट आउट थ्रू आउट द ईयर। अगर आपने क्या करा हुआ है कि पूरे ईयर के लिए उसको प्रॉपर्टी को लेट आउट किया गया है, सही है जी, तो उसमें इनकम किस तरीके से कैलकुलेट होगी या किस तरीके से वो चीज आएगी, तो वो हम आपको यहाँ पे बताते हैं। देखिए बच्चे, इसके अंदर एक चीज है, वो लिखिएगा आप, लिखिए एज पर सेक्शन 23(1)A बच्चे, ये यहां पर मैं आपको जो समझाने जा रहा हूं, ये समझाने का पॉइंट जो है ये कहां से आया मेरे बच्चे? ये पॉइंट आ गया बेटा। यहां पर आप एनुअल वैल्यू सीख रहे हैं, इस एनुअल वैल्यू के अंदर आप क्या सीखने जा रहे हैं कि 23(1) जिसके अंदर हाउस लेट आउट किया जाता है थ्रू द ईयर, सही है जी। अब उसके अंदर पार्टली लेट आउट हो या पार्टली वेकेंट, इसके अंदर हम किस तरीके से एनुअल वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, वो चीज मैं आपको समझाने जा रहा हूं। आ रही है बात समझ में? ध्यान से समझिएगा, देखो ध्यान से। ये कहां जाता है मेरे बच्चे? ये चला जाता है आपका 23 सेक्शन 1 सब सेक्शन A ऑब्लिक सब सेक्शन B, यानी कि दोनों ही इसमें बताया जा रहा है उसके बारे में। देखिए ध्यान से, इसमें क्या होता है कि ग्रॉस एनुअल वैल्यू is reasonable rental value shall be computed in the manner। बेटे कुछ मैनर्स होते हैं, उसमें कुछ तरीके होते हैं, उसको उसके हिसाब से कैलकुलेट किया जाता है। वो मैं आपको स्टेप बता रहा हूं, उस स्टेप से आप कैलकुलेट करेंगे ग्रॉस एनुअल वैल्यू को। तो आपका जो फर्स्ट स्टेप रहेगा वो क्या होगा? द फर्स्ट पॉइंट इज कंप्यूट, से पहले कंपेयर फेयर रेंट एंड municipal valuation and select the higher। मेरे बच्चे मैं क्या बताने जा रहा हूं, यहां पर आप फेयर रेंट और म्युनिसिपल वैल्यू इन दोनों के अंदर कंपैरिजन करेंगे कि कौन सी वैल्यू हायर है, उसको आप क्या कर लेंगे? सिलेक्ट कर लेंगे। तो बेटा आपके पास चीज में आया कि फेयर रेंट और म्युनिसिपल वैल्यू, इनकी जो भी वैल्यू दे रखी होगी उसमें से आपने क्या लेना है? हायर लेना है। अब आपके दिमाग में ना एक चीज आ रही होगी कि सर आपने ये पॉइंट तो बताया कि फेयर रेंट और म्युनिसिपल वैल्यू होता है, लेकिन ये फेयर रेंट और म्युनिसिपल वैल्यू होता क्या है? ठीक है बच्चे, तो आपके दिमाग में ये चीज आ रही होगी, तो मैं आपको बताता हूँ ये क्या चीज होती है। तो बेटा
लिखिएगा। फेयर रेंट, द रेंट of similar types of building in the same locality. बेटे फेयर एंड क्या होता है? वो सिमिलर टाइप्स होता है क्यों ऑफ बिल्डिंग का जो सेम लोकेलिटी में होता है, उसको आप क्या बोलते हैं? फेयर रेंट बोलते हैं। बात समझ पा रहे हैं? इसी तरीके से आपके पास दूसरा पॉइंट था कि म्युनिसिपल वैल्यूएशन, द रेंटल value determined by the municipality for the purpose of charging municipal टैक्स। जो रेंटल वैल्यू डिटरमाइन की जाती है बाय द म्युनिसिपैलिटी, सही है जी, फॉर द पर्पस ऑफ चार्जिंग द म्युनिसिपल टैक्स। जो भी आपकी रेंटल वैल्यू डिटरमाइन की गई वो पर्पस क्या था? चार्जिंग द म्युनिसिपल टैक्स। इसको आप क्या बोलते हैं? म्युनिसिपल वैल्यूएशन बोलते हैं। बेटा एक चीज और ध्यान रखिएगा कि इसका एक और नाम भी होता है। क्या होता है? इट is also called rateable value। उसको आप रेटेबल वैल्यू भी कहते हैं। बात समझ में आ गई? तो मेरे बच्चे यहां क्लियर हुआ फर्स्ट पॉइंट कि भैया फेयर रेंट और म्युनिसिपल वैल्यू, इनमें से जो भी हायर होगा वो हमने वैल्यू लेना है। अब हमारे पास आता है इसके बाद सेकंड पॉइंट। वो सेकंड पॉइंट क्या है वो देखते हैं। द सेकंड पॉइंट, कंपेयर द रेंट so selected with standard रेंट। अब आप क्या करेंगे कि जो भी आपने आंसर निकाला हायर वैल्यूज को, सही है, जो आपने सिलेक्ट किया उसको कंपेयर करेंगे किसके साथ? स्टैंडर्ड रेंट से। समझ रहे हैं? स्टैंडर्ड रेंट से कंपेयर करने के बाद क्या होगा? एंड द लोअर ऑफ the two shall be considered to be expected rent। अब समझिए ध्यान से कि आपके पास एक वो सिलेक्टेड वैल्यू आ गई जो आपने पीछे से निकाला। अब उस सिलेक्टेड वैल्यू को कंपेयर किसके साथ करना है? स्टैंडर्ड रेंट के साथ करना है। इन दोनों में से जो भी वैल्यू आपकी क्या होगी मेरे बच्चे? लोअर होगी। वो जो लोअर वैल्यू होगी वो आपने कैलकुलेट करनी। अच्छा, इस जो लोअर वैल्यू है ना, इस लोअर वैल्यू का आप एक नाम रखेंगे। वो जो नाम होगा वो क्या होगा? एक्सपेक्टेड रेंट। क्या होगा मेरे बच्चे? एक्सपेक्टेड रेंट।
बात समझ पा रहे हैं? क्लियर हो गया। अब आपके पास दिमाग में ये आएगी कि सर ये जो सिलेक्टेड वैल्यू है, सही है, वो तो हमने निकाल लिया, पीछे समझ में आ गया, ये स्टैंडर्ड रेंट क्या होता है। ठीक है बच्चे, उससे पहले मैं आपको एक चीज और बताऊं कि जो एक्सपेक्टेड रेंट है उसका एक नाम और होता है। क्या नाम होता है मैं तो आपको बता देता हूं। इट इज आल्सो कॉल्ड एनुअल लेटिंग वैल्यू। सही है जी, इसको एनुअल लेटिंग वैल्यू भी कहते हैं। अब आपके दिमाग में आएगा सर ये स्टैंडर्ड रेंट क्या है, वो मैं आपको बता देता हूं बच्चे। तो स्टैंडर्ड रेंट है क्या, लिखिएगा, स्टैंडर्ड रेंट, द हाईएस्ट value determined by rent control एक्ट। ये क्या कहना चाह रहा है ये समझिए ध्यान से मेरे बच्चे, कि जो हाईएस्ट वैल्यू होती है, जो भी हाईएस्ट पॉसिबल रेंट है, ये हाईएस्ट पॉसिबल रेंट कितना हो सकता है, सही है जी, किसके द्वारा मेरे बच्चे, रेंट कंट्रोल एक्ट। एक रेंट कंट्रोल एक्ट है, उसके हिसाब से जो भी हाईएस्ट पॉसिबल वैल्यू होती है, सही है जी, वो क्या कहलाती है आपकी, वो कहलाती है स्टैंडर्ड रेंट। बात समझ में आ गया मेरे बच्चे। तो आपने यहां क्या सीखा कि भैया ये जो वैल्यू निकल के आएगी, सिलेक्टेड वैल्यू जो आपने निकाली, और जो स्टैंडर्ड रेंट है, उनमें से जो भी लोअर वैल्यू है उसको आप क्या बोलेंगे, एक्सपेक्टेड रेंट बोलेंगे। ये तो था आपका दूसरा पॉइंट। अब देखिए ध्यान से थर्ड पॉइंट, कंपेयर एक्सपेक्टेड रेंट विद रेंट रिसीव्ड और रेंट रिसीवेबल एंड द हाईएस्ट या हायर shall be considered to be gross annual value। मेरे बच्चे, अब आपका काम बन गया कि जो एक्सपेक्टेड रेंट है उसको कंपेयर करना है रेंट रिसीव्ड से या रेंट रिसीवेबल से, रेंट मिल गया या रेंट मिलने वाला है, इन दोनों से हायर वैल्यू को, सही है जी, क्या कंसीडर कर दोगे, ग्रॉस एनुअल वैल्यू। काम बन गया, यानी कि एक्सपेक्टेड रेंट जो आपने निकाला उसको कंपेयर करा रेंट रिसीवेबल या रेंट रिसीव्ड। इन दोनों में से जो भी आपका क्या होगा, हायर होगा, वो कहाँ आ जाएगा, वो कहलाएगा आपका ग्रॉस एनुअल वैल्यू। तो मेरे बेटा, मैंने आपको तीन चीजें आपको बताई
कि ये चीज़ें क्या होती है। रेंट रिसीव्ड आपको पता ही है, जो रेंट आप रिसीव्ड कर लेंगे उसको आप रेंट रिसीव्ड कहेंगे। बात समझ रहे हैं? उसके हिसाब से आपको समझो ध्यान से कि जो फर्स्ट पॉइंट था आपका वो था फेयर रेंट और म्युनिसिपल वैल्यू के अंदर आपने सेलेक्ट करना था हायर वैल्यू। जो हायर वैल्यू आएगी उसको आपने कंपेयर करना है स्टैंडर्ड रेंट से। जो लोअर वैल्यू आएगी उसको कंपेयर करना है आपने, यानी कि जो लोअर वैल्यू आएगी उसका नाम एक्सपेक्टेड रेंट रख दिया, उसको कंपेयर करना है रेंट रिसीव्ड के साथ। जो हायर वैल्यू निकल के आएगी वो हायर वैल्यू आपकी क्या कहलाएगी? ग्रॉस एनुअल वैल्यू कहलाएगी। बात समझ में आती है बेटा? चलिए बेटा इसको एक एग्जाम्पल से क्लियर करते हैं। एग्जाम्पल क्या है वो देख लेते हैं। कहता है माधव हैज वन हाउस प्रॉपर्टी विच इज लेट आउट एट ₹80,000 पर मंथ। ठीक है। फेयर रेंट ₹90,000 पर मंथ, म्युनिसिपल वैल्यूएशन ₹70,000 पर मंथ, स्टैंडर्ड रेंट ₹81,000 per month, municipal tax paid ₹60,000, and interest paid on loan for construction of house property is ₹50,000. Compute of his income under the head house property. आपने इसकी हाउस प्रॉपर्टी इनकम कैलकुलेट करनी है। अब बड़े ही ध्यान से समझिए, इसको हम कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं और बताते हैं। सबसे पहले मेरे बच्चे ये देखो ध्यान से, आपने निकालना है ग्रॉस एनुअल वैल्यू। सर ग्रॉस एनुअल वैल्यू के लिए आपने तो स्टेप बताए थे। हाँ बेटा, तो मैं आपको यहीं पर एक वर्किंग नोट लिखता हूं, बहुत ध्यान से समझिएगा। पहला वर्किंग नोट में फर्स्ट पॉइंट क्या होगा? फेयर रेंट। फेयर रेंट कितना बेटा? 90,000 मल्टीप्लाई बाय 12 कितना बनता बच्चे? 10,80,000। ठीक है। बी मेरे बेटा म्युनिसिपल वैल्यू, वो कितनी मेरे बच्चे? 70,000 मल्टीप्लाई बाय 12, ये कितना बनता बच्चे? 8,40,000। अब मेरे बेटा मैंने आपको क्या बताया था, इन दोनों में से क्या करना है आपने? हायर वैल्यू लेनी है। बहुत बढ़िया। तो जो आपके पास सी पॉइंट निकल के आया वो क्या है? हायर ऑफ ए और बी। तो हायर ए और बी में से कितना है? सर ये है 10,80,000। क्लियर होता है मेरे बेटे? सही है जी। अब देखिए ध्यान से नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? स्टैंडर्ड रेंट। वो कितना मेरे बच्चे? 81,000 इंटू 12 कितना बनता है बच्चे? सर 9,72,000। ठीक है बेटा। अब मेरे बच्चे मैंने आपको कहा क्या था कि ये जो हायर वैल्यू, जो सिलेक्टेड वैल्यू और स्टैंडर्ड रेंट है, इनका कंपेयर करना है। तो इसको क्या बोलते हैं जो कंपेयर करते हैं? तो उसको हम क्या बोलते हैं? एक्सपेक्टेड रेंट। सही है जी। एक्सपेक्टेड रेंट लोअर ऑफ सी और डी। तो ये जो लोअर वैल्यू निकल के आई सी और डी की, वो कितने निकल के आई मेरे बच्चे? 9,72,000। क्लियर होता है मेरे बच्चे? ठीक है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट क्या होगा बच्चे? एफ। ये क्या है? रेंट रिसीवेबल
और रिसीवेबल वो कितना है मेरे बच्चे 80,000 मल्टीप्लाई बाय 12 कितना हो गया मेरे बच्चे ये हो गया 9,60,000। ठीक है। अब मैंने आपको क्या बताया था मैंने आपको बताया था कि इन दोनों में से जो भी आपका हायर वैल्यू होगी तो मेरे बच्चे आपके पास GAV shall be higher of E और F। E और F में जो भी आपके पास हायर वैल्यू होगी वो आपकी क्या बन जाएगी ये आपकी बन जाएगी ग्रॉस एनुअल वैल्यू। मेरी बात समझ में आ गई क्लैरिटी आ रही है मेरे बेटा। अब आपने इस वर्किंग नोट को एक बॉक्स में बंद कर देना है। इस तरीके से ये आपका एक बॉक्स वर्किंग नोट का बंद हो गया। नाउ इसमें से जो आपकी ग्रॉस एनुअल वैल्यू निकल के आ रही है वो ग्रॉस एनुअल वैल्यू अब आपने यहाँ पर लिख देनी है कि सर आपकी ग्रॉस एनुअल वैल्यू है 9,72,000। मेरी बात समझ में आ गई। अब जो ग्रॉस एनुअल वैल्यू है उस ग्रॉस एनुअल वैल्यू में से लेस करते हैं मेरे बच्चे। फर्दर इसके नीचे लिखेंगे द ग्रॉस एनुअल वैल्यू कितनी थी मेरे बच्चे 972। इसमें से लेस करिए मेरे बेटा। क्या लेस करेंगे म्युनिसिपल टैक्स। वो म्युनिसिपल टैक्स कितने हैं मेरे बेटे वो म्युनिसिपल टैक्स हैं आपके 60,000 के। ये आपने माइनस कर दिए ये आपके माइनस हो गए। माइनस करने के बाद आपकी वैल्यू कितनी आई 9,12,000। ये जो 9,12,000 निकल के आया ये आपकी क्या कहलाएगी बेटा नेट एनुअल वैल्यू। क्लियर हो गया मेरे बच्चे। अब बड़े ध्यान से सुनो इस नेट एनुअल वैल्यू में से आपने क्या क्या माइनस करना है लेस 30% ऑफ नेट एनुअल वैल्यू। ये कौन बताता है ये बताता है सर अंडर द सेक्शन 24 सबसेक्शन बी। ठीक है मेरे बच्चे। अब आप इसका 30% निकालेंगे तो 30% आपकी वैल्यू निकल के आ जाएगी। ये निकल के आएगी 2,73,600। तो क्या वैल्यू निकल के आई सही है जी। इस वैल्यू में से इस वैल्यू को माइनस करेंगे। ठीक है तो वो वैल्यू क्या निकल के आएगी आपकी 0 0 10 में से 6 गए 4 11 में से कैलकुलेटर पे कर देते हैं बेटा 912 माइनस 273,600 आपके पास आ गया 912,000 माइनस 273,600 आपके पास आ गई 6,38,400। ठीक है मेरे बच्चे। अब आपने क्या करना है इसमें से लेस करना है। क्या लेस करना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल borrowed under the section 24 सबसेक्शन बी। ये कितना था मेरे बच्चे ये था आपके पास 50,000। ये माइनस करा मेरे बेटे ये आपकी वैल्यू निकल के आ जाएगी
5,88,400। ये जो वैल्यू निकल के आई ना मेरे बच्चे, इसको आप क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे इनकम अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी। दिस इज योर इनकम। बात समझ में आती है बेटा? ध्यान से देखो। देखिए बेटा, एक क्वेश्चन और देखते हैं, इससे आपको और क्लैरिटी आएगी। वो क्या कहना चाह रहा है? वो कहता है कि माधव owns 5 houses at Cochin. Compute the gross annual value of each house from the information given below. मेरे बेटे, आपके पास जो चीज़ें दे रखी हैं वो आपके पास 5 के हाउसेस दे रखे हैं, उस 5 हाउसेस के हिसाब से आपने कैलकुलेशन करना है। तो मैं आपको बताता हूँ कि कैसे कैलकुलेशन करना है और ग्रॉस एनुअल वैल्यू निकालनी है आपने। तो मेरे बेटा देखो, फर्स्ट केस के अंदर आप ध्यान से समझो, मैंने आपको क्या बताया उस स्टेप्स को देखते चले जाओ और उसके हिसाब से आप क्लियर करते रहेंगे। फर्स्ट स्टेप में क्या था मेरे बच्चे? आपने फेयर रेंट और म्युनिसिपल वैल्यू, तो फेयर रेंट और म्युनिसिपल वैल्यू, इसमें से आपने क्या लेना था? इसमें से आपने लेना है हायर वैल्यू। ठीक है मेरे बच्चे? तो मेरे बेटा यहाँ पर जो हायर वैल्यू निकल के आ रही है, वो हायर वैल्यू मुझे बताओ कितनी निकल के आ रही है? ये हायर वैल्यू है आपकी 1,50,000। ठीक है मेरे बच्चे? अब वो जो 1,50,000 है, उसको कंपेयर किसके साथ करना था? वो कंपेयर करते हैं स्टैंडर्ड रेंट के साथ। तो ये सेलेक्टेड वैल्यू कंपेयर कहाँ जाएगी? ये कंपेयर जाएगी आपकी स्टैंडर्ड रेंट के साथ। अब इन दोनों में से जो भी आप वैल्यू लेंगे, ये जो वैल्यू निकल के आएगी, ये कौन सी होनी चाहिए? द लोअर वैल्यू। अब ये जो लोअर वैल्यू होगी, अब कंपेयर कर लीजिए, इन दोनों में से जो लोअर वैल्यू है वो कितनी है? 1,08,000, यानी कि 1,08,000। अच्छा जी, ये जो वैल्यू निकल के आएगी, इसका आप क्या नाम रखते हैं? इसको आप बोलते हैं एक्सपेक्टेड रेंट। बात समझ में आ रही है? इसको क्या बोलते हैं मेरे बच्चे? एक्सपेक्टेड रेंट बोला जाता है। अब आपने क्या करना है? इस एक्सपेक्टेड रेंट को कंपेयर किससे करना है? एक्चुअल रेंट रिसीव्ड से या रिसीवेबल से। अब ये कंपेयर कहाँ जा रहा है? ये कंपेयर जा रहा है एक्चुअल रेंट के साथ। ठीक है ना? अब एक्चुअल रेंट और इन दोनों में से जो भी मेरे बेटा क्या होता है? हायर होता है, वो क्या कहलाता है आपका? GAV, ग्रॉस एनुअल वैल्यू। तो मेरे बच्चे इन दोनों में से हायर क्या है? द हायर वैल्यू इज सर 1,80,000। ठीक है? तो ये जो वैल्यू निकल के आई, इसको आप क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे आप ग्रॉस एनुअल वैल्यू। क्लैरिटी हो गई मेरे बेटे? यही चीजें आपने स्टेप करना है कि ग्रॉस एनुअल वैल्यू में से कैसे कैसे निकालते हैं। अब बड़े ही ध्यान से समझने की कोशिश करो। अगर मैं हाउस 2 को ले लूं कि हाउस 2 किस तरीके से है और उसकी कैलकुलेशन कैसे करनी है, वो चीज समझिएगा ध्यान से। देखो मेरे बच्चे, हाउस 2 के अंदर क्या है? हाउस 2 के अंदर जो चीज़ है, इसमें से वही मेरे बेटा फेयर रेंट और म्युनिसिपल वैल्यू, इन दोनों में से क्या हो जाएगी? हायर वैल्यू। तो मेरे बेटे आप ये बताओ कि म्युनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट में से हायर वैल्यू क्या है? सर ये तो दोनों सेम है। वेरी गुड, तो कोई भी चीज़ हम ले सकते हैं। क्लियर हो गया मेरे बच्चे? बात समझ में आ गई? ठीक है। नाउ अब आपने क्या करना है कि कंपेयर करना है। इसको कंपेयर किसके साथ जाएगा? सर ये स्टैंडर्ड रेंट के साथ कंपेयर जाएगा। लो जी, स्टैंडर्ड रेंट के साथ कंपेयर कर लेते हैं। स्टैंडर्ड रेंट के साथ कंपेयर करेंगे तो क्या लेंगे? लोअर वैल्यू। सर स्टैंडर्ड रेंट तो नॉट एप्लीकेबल है, नहीं है तो आप से छोड़ देंगे, वही वैल्यू ले लेंगे जो आपकी निकली है, यानी कि 2,40,000 ही रहेगा। ये ध्यान रखना, इसको नील मान के इसको नील मत ले लेना। ठीक है? ये आपका निकल आएगा। इसको आप क्या नाम देते हैं? इसको आप कहते हैं एक्सपेक्टेड रेंट। तो ये आपकी लोअर वैल्यू निकल आई, एक्सपेक्टेड रेंट, क्योंकि गिवन ही नहीं था। आगे बात समझ में? अब एक्सपेक्टेड रेंट का जो कंपैरिजन चलता है, वो कंपैरिजन किसके साथ चलता है? एक्चुअल रेंट के साथ। एक्चुअल रेंट और एक्सपेक्टेड रेंट में क्या होगा? हायर वैल्यू। हायर वैल्यू तो भैया ये 2,50,000 आया और एक्चुअल रेंट कितना है? 2,10,000। तो इन दोनों में से बड़ा क्या हुआ? इन दोनों में से बड़ा हुआ सर 2,40,000। तो मेरे बच्चे ये जो 2,40,000 निकल के आया है, ये क्या हुआ आपका? सर ये तो ग्रॉस एनुअल वैल्यू निकल आई। वेरी वेरी गुड। तो निकल आया ग्रॉस एनुअल वैल्यू। बात समझ में आ गई?
ठीक है, ये हाउस 2 की बात हो गई। अब हाउस 3 की बात कर लेते हैं, देखिए ध्यान से। हाउस 3 के अंदर क्या कहता है, हाउस 3 में कहता है कि भैया सबसे पहले आपने क्या करना है, फेयर रेंट और म्युनिसिपल वैल्यू इन दोनों में कंपेयर करना है। इस कंपेरिजन वैल्यू में क्या लेना है आपने, हायर वैल्यू लेनी है। तो ध्यान से देखो कि आपके पास इन दोनों में से हायर वैल्यू क्या है, 1,40,000। तो आपके पास वो वैल्यू क्या निकल के आ गई, वो आपके पास वैल्यू निकल के आ गई 1,14,000। ठीक है बच्चे। अब इसको जो हम कंपेयर करते हैं वो किसके साथ कंपेयर करते हैं, वो सर कंपेयर जाता है स्टैंडर्ड रेंट के साथ। स्टैंडर्ड रेंट से का जो कंपेयर करते हैं उसमें क्या आता है सर, लोअर वैल्यू आती है। ठीक है, तो आप चेक करो मेरे बच्चे, आपके पास जो स्टैंडर्ड रेंट है वो कितना है, 1,44,000। तो छोटा क्या हुआ सर, छोटा तो 114 ही हुआ। तो आपके पास क्या आंसर आ जाएगा सर, 114 ही आ गया आंसर, 114। ठीक है मेरे बच्चे। अब ये जो वैल्यू है इसका नाम क्या रखते हो आप, एक्सपेक्टेड रेंट रखते हो। अब एक्सपेक्टेड रेंट का कंपेयर किसके साथ चलता है बच्चे, बताओ। ये चलता है मेरे बच्चे एक्चुअल रेंट के साथ। अभी जो एक्चुअल रेंट है वो कितना है, वो चेक कर लो मेरे बच्चे। एक्चुअल रेंट कितना है, 1,20,000। तो 1,20,000, तो भैया 1,20,000 और ये है, इसमें से हम क्या लेते हैं, इसमें से हम लेते हैं हायर वैल्यू। भैया ये 1,14,000 था, वो 1,20,000 है, तो हायर वैल्यू क्या निकल के आ गई, 1,20,000। तो ये मेरे बच्चे क्या निकल के आ गया सर, ये तो ग्रॉस एनुअल वैल्यू आ गई। वेरी गुड, थर्ड केस हो गया। फोर्थ केस समझ लो। फोर्थ केस में भी तो मेरे बेटे पहली चीज तो यही रहेगी ना, क्या कि भैया फेयर रेंट और म्युनिसिपल वैल्यू में से कौन सी आपके पास हायर वैल्यू है। तो भैया चेक कर लेते हैं ना। तो म्युनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट में से हायर वैल्यू कितना है, द हायर वैल्यू इज 90,000। तो चेक कर लो आपके पास क्या आ गया, ये आ गई आपके पास 90,000। क्लियर हो गया। अब इसको कंपेयर किसके साथ करना है भैया, इसको कंपेयर करना है स्टैंडर्ड रेंट के साथ। अब जा चलो जी, स्टैंडर्ड रेंट, सर स्टैंडर्ड रेंट तो है ही नहीं, सही है जी, नहीं है तो भैया वही चीज ले लेंगे आप। ठीक है, तो आपके पास यही निकल के आ गई जो आपकी वैल्यू है 90,000। अब इसने आपने इसका जो नाम है, वो जो नाम है वो नाम क्या रख दिया, एक्सपेक्टेड रेंट रख दिया। सही है जी। अब एक्सपेक्टेड रेंट और किसके साथ कंपेयर चलेगा, एक्चुअल रेंट के साथ। सही है जी। अब ध्यान से देखो कि एक्चुअल रेंट कितना है आपका, 1,08,000। तो कंपेयर कर लो ना। तो 1,08,000 और 90,000 में बड़ा क्या होगा, यानी कि क्या लेना है आपने, ये आपने लेनी है हायर वैल्यू। तो हायर वैल्यू कितनी हो गई, 1,08,000। जो 1,08,000 निकल के आई है ये आपकी क्या है सर जी, यही तो ग्रॉस एनुअल वैल्यू है। बात समझ में आ गई, क्लियर हो रहा है। चलो हाउस 5 की बात कर लेते हैं। हाउस 5 में देखो मेरे बेटे वही चीज बेटा, सबसे पहली केस तो वही चलेगा। चलिए ध्यान से देखिए। तो सर पहले आपके पास क्या आ जाएगा सर, फेयर रेंट और म्युनिसिपल वैल्यू के अंदर क्या करना है, हायर वैल्यू लेनी है। चलिए मेरे बेटे हायर वैल्यू क्या है, हायर वैल्यू क्या है इन दोनों में से, 80,000। चलो जी, ये आपके पास वैल्यू आ गई जी, ये वैल्यू आ गई आपके पास 80,000। क्लियर हो गया। अब 80,000 को कंपेयर किसके साथ करना है, स्टैंडर्ड रेंट के साथ। और उसमें से क्या लेनी है आपने, लोअर वैल्यू लेनी है। सही है जी, आ जाइए जी, ये आ गया आपके पास। स्टैंडर्ड रेंट कितना है, 78,000। तो सर 78 और 80 में से तो 78 छोटा होता है, वेरी गुड। तो जो लोअर वैल्यू निकल के आई वो कितनी निकल के आई, 78,000। अब ये जो 78,000 है इसका नाम आप क्या रखते हो, एक्सपेक्टेड रेंट रखते हो। इसको कंपेयर किसके साथ करना है, एक्चुअल रेंट के साथ। इन दोनों को आपने कंपेयर कर लिया। इसमें से क्या लेते हो आप, हायर वैल्यू लेते हो। आ जाओ मेरे बेटे, हायर वैल्यू कितनी है और एक्चुअल रेंट कितना है, 72,800। सही है जी, 72,000। 72,000 और 78,000 में कंपेयर कर लो तो कौन सी बड़ी वैल्यू निकल के आ गई, 78,000। सर ये 78,000 क्या है, ये 78,000 कुछ नहीं है सर जी, यही तो ग्रॉस एनुअल वैल्यू है। बात समझ में आ गई। ठीक है, तो इस तरीके से आप इनकी प्रैक्टिस
करिए बच्चे।